तीन चीज़ें अपने को समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? ये जो सत्ता है ना, अक्सर इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल जाएगी तो क्या होगा, एक आध बार झटका लग जाएगा तो क्या होगा। ये मैंने कई लोगों से सुना। अब इसको समझना चाहिए कि जैसे कर्नाटका में वो हिजाब का इशू चल रहा है। अब हिजाब का जो कर्नाटक इशू चल रहा है, उस इशू को आखिर कितना बढ़ावा कौन दे रहा है। हम सब जान ही रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और एक स्कूल में कर्नाटक के कानूनों के अनुसार कर्नाटक के प्री डिग्री स्कूल या प्री कॉलेज में जो व्यवस्था है वो ये है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ अंदर ड्रेस कोड लागू कर सके। तो सरकारी विद्यालयों ने अपने यहाँ ड्रेस कोड लागू कर दिया। उस ड्रेस कोड में कुछ लोग हिजाब पहनकर गए। ज़बरदस्ती 21 साल की लड़की कोई सामान्य छोटी बच्ची नहीं होगी। अब वो हिजाब पहनकर गई वहाँ और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे ये कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ कॉलेज की यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल नहीं है। हालांकि स्कार्फ शामिल है और स्कार्फ उसी कलर का पहनकर आ सकती हो जिस कलर का दुपट्टा अलाउड है। अब लड़कियों का स्कूल है तो लड़कियों का यूनिफॉर्म होगा, उसमें दुपट्टा भी होगा। तो ये कह दिया गया कि भाई स्कार्फ अगर पहनना चाहें या आप कुछ और पहनना चाहें तो दुपट्टे का जो साइज़ दिया है, जो कलर दिया है, उसी कलर का पहनकर आइए। अब जिसको ज़बरदस्ती करनी हो तो हरे कलर का हिजाब पहनकर जाना है या आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम मुसलमान हैं। ये हिंदुस्तान को शो करना है कि हमारे पूर्वजों ने या जो आक्रांता है उन्होंने 1000 वर्ष तुम्हारे ऊपर शासन किया था, चाहे वो मुसलमान हो या अंग्रेज हो। मैं दोनों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि अंग्रेजों का मतलब ईसाई शासन, चर्च का शासन। हमने सुना ही होगा कि किस प्रकार कन्वर्जन चल रहा है और वो तंजावर का प्रकरण मैंने आपको पहले कभी बताया भी है। तो यहाँ पर जब बात आती है मुसलमानों की तो वो हिजाब पहनकर ये शो करना कि टीपू सुल्तान का शासन था, आपको मानना पड़ेगा, और वहाँ से उत्तर प्रदेश चुनाव को डिस्टर्ब करना। क्या है मामला? जब प्रशासन ने मना कर दिया तो खूब हंगामा होना शुरू किया। अब बॉयज स्कूलों में मुस्लिम लड़कों ने अपने यहाँ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो जब हिंदुओं को ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये अलाउड है तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी यूनिफॉर्म्स हैं, इसलिए उन्होंने भगवा पहन कर जाना शुरू कर दिया। अब भगवा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। अब देखिए, अगर बात यूनिफॉर्म की हम कहें तो बात यहाँ पर आनी चाहिए थी कि स्कूल की यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को पहनकर ही कोई आएगा। वहाँ अंदर कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होगा क्योंकि स्कूल का अपना सिलेबस है। उसमें साइंस पढ़नी होती है, उसमें मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, इंग्लिश पढ़नी होती है, कोई मदरसा तो नहीं है। सरकारों का प्रभाव ये होता है कि राज्य सरकार के होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं भाई, हमारे स्कूल में हम ये तय करेंगे कि कोई रिलीजियस प्रोपोगेशन स्कूल में ना होने पाए। हम सेकुलर कंट्री हैं और सेकुलर कंट्री होने के नाते हमारे यहाँ जो यूनिफॉर्म तय की जाएगी, राज्य के स्कूलों की कोई यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म होगी और वो यूनिफॉर्म रिलीजन्स का घोतक नहीं होगी। कड़ाई से कह दिया गया, प्रदर्शन चालू हो गए। राहुल गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सब कुछ वही है, दायित्व तो कोई हो, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उनके स्टेटमेंट दिए बगैर शायद पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, किसी को भी संप्रदाय उसका फंडामेंटल राइट है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फंडामेंटल राइट को रोक रही है। अब आप सोचो कि कर्नाटक में अगर बीजेपी सरकार ना होती तो ये हिजाब इशू का मतलब क्या होता, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार है तब वहां नमाज का प्रोपगेशन शुरू हो गया स्कूलों के सामने। हम तो नमाज पढ़ेंगे, रोज पर हम नमाज पढ़ेंगे, हम अब वो हरे झंडे लगाकर घूमेंगे, हम पगड़ी लगाकर घूमेंगे। ये प्रोपगेशन चल रहा है वहां। ये छोटा रूप है, इसका बड़ा रूप CAA था कि साहब कोई कारण नहीं है लेकिन आप मेरी बात नहीं मानोगे इसलिए हम ये करेंगे क्योंकि हमने तो तुमको गुलाम बनाना है।
हम तो ये मान के चल रहे हैं कि तुमको, जैसे ओवैसी कह रहे हैं ना, हमें ए ग्रेड का नागरिक बनाइए। अब गोली चली, अपराधी है, जेल भेजा जाएगा, मुकदमा चलेगा, एविडेंस कलेक्ट होंगे, लेकिन हमें ए ग्रेड का शहरी घोषित करिए। एक सांसद ए ग्रेड का शहरी कैसे बनेगा और क्या तरीका है उसको ए ग्रेड का शहरी बनाने का, मैं समझ नहीं पाया। मैं जितना समझ पाया वो ये है कि हम रजाकार परिवार से हैं, हैदराबाद में शासन था और हमने स्वतंत्रता के समय पर आंदोलन किया था। हम उस समय हिंदुओं की माताओं बहनों के साथ, हिंदुओं के साथ मंदिरों में जो गलत करते आए और हिंदुओं को जो सी क्लास दर्जा देते आए, इन कंपैरिजन हिंदुओं को उठाकर सरकारें खड़ा कैसे कर सकती हैं, उनको इक्वलिटी कैसे दे सकती हैं। और मामला वही है कि आप तुष्टीकरण करिए जो पिछले कई वर्षों से हो रहा है आज़ादी के बाद से। पहले अत्याचार होता था, अभी तुष्टीकरण की नौबत आ गई। और राहुल गांधी अपनी जनसभा में ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो मामला है इस मामले में फंडामेंटल राइट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने भी नहीं देगी। भाई ट्रिपल तलाक खत्म कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चियों के लिए फंड बढ़ा दिया गया है। अभी जो बजट आया उसमें माइनॉरिटी का फंड एजुकेशन का बढ़ाया है सरकार ने, क्रिटिसाइज भी हो रही है, लेकिन फंड इसलिए बढ़ाया कि बच्चे पढ़ें। लेकिन ये जो प्रोपोगेशन करने का मामला है, वो प्रोपोगेशन करने का मामला तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश को इस्लामिक कल्चर की तरफ धकेला तो नहीं जा सकता, देश को इस्लामाबाद तो नहीं बनाया जा सकता, देश को अफगानिस्तान की तरफ तो नहीं घसीटा जा सकता। तो सरकारों का प्रभाव क्या है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हर व्यक्ति को। सरकारों का प्रभाव यह है कि इस्लाम संसार में जहां कहीं भी बढ़ा, कोई इस्लाम में बहुत खूबियां तो नहीं थी कि जो इस्लाम की बढ़ोतरी लोग स्वयं स्वीकार करके कर लेंगे। इस्लाम बढ़ा शक्ति के आधार पर, राजाओं के आधार पर, बादशाहों के आधार पर। जनेऊ तौला गया, हिंदू मारा गया, जो भी सनातन जिस कंट्री में भी वो गए, जो वहाँ की प्रैक्टिस थी उसको रौंद दिया गया, उसको रौंद कर वहाँ इस्लाम जबरन लागू करवाया गया। क्यों? क्योंकि राजा चाहता था। क्यों? क्योंकि बादशाह चाहता था। क्यों? क्योंकि बादशाह को अपने गुलाम लोग चाहिए थे, क्योंकि बादशाह की इच्छा थी। नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे, और अगर मान जाते हो तो मुसलमान बन जाओ। अब जो मुसलमान बन गए होंगे वो एक आध पीढ़ी तक तो ठीक है कि एक आध पीढ़ी को पता होगा कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, इसलिए हम मुसलमान बने थे, हम जब मौका मिलेगा तो बदल जाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिसें 800-800 साल चलें तो जो पीढ़ियां तैयार हुई होंगी, 30 पीढ़ी, 40 पीढ़ी, 25 पीढ़ी, उन पीढ़ियों को शायद नहीं मालूम होगा कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनको मुसलमान जबरन बनाया गया था। वो जीवित रहने की सजा भोग रहे थे कि वो मुसलमान बन गए, बाकी सब लड़ रहे थे। लड़ने वाले आज भी हिंदू हैं। अब आज़ादी के बाद भी जो तुष्टीकरण चल रहा था और उस तुष्टीकरण की वजह से 2% से आबादी 20% पर पहुंच गई, तो ओवैसी को कहना पड़ा कि तुम अपनी शक्ति पहचानो। और उसने जो इलस्ट्रेशन दिया, वो इलस्ट्रेशन ये दिया कि साहब जो हाथी का बच्चा है ना, अपने आप को वो हाथी कह रहा है और कह रहा जो हाथी का बच्चा है उसके पैर में जंजीर बांध दी जाती, जब वो बड़ा हो जाता है तो भी उसको ये एहसास नहीं होता कि वो बड़ा हो गया। यानी कि मुसलमान हिंदुस्तान का जो 2% था वो आज 20% हो गया। वो हाथी का बच्चा बड़ा हो गया है। हाथी ने तो पाकिस्तान बना लिया, हाथी का बच्चा यहां रह गया था, वो अब हाथी बड़ा हो गया है, तो भी तुम अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे हो। इसलिए वो शक्ति को जगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तुष्टीकरण से काम केवल नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही, तुमको लाभ तो देती रही, तुम्हारे हाथी के बच्चे को हाथी तो बना दिया, लेकिन अब हाथी को जंगल में भ्रमण करने की आवश्यकता है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लैरिटी से बता दूं, जो सत्ता है ना, सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती। मेजॉरिटी भी सत्ता के आगे नहीं चलती। अगर मेजॉरिटी की सत्ता के आगे चलती तो मुट्ठी भर मुसलमानों ने हिंदुस्तान को रौंद दिया था, मुट्ठी भर आक्रांताओं ने हिंदुस्तान को रौंद दिया था, और मेजॉरिटी यहां 98% हिंदुओं की थी। 4%, 2%, 3% आक्रांता आए थे,
लेकिन सत्ता तो सत्ता होती है। वैसे ही क्रिश्चियनों का देख लीजिए कि मुट्ठी भर क्रिश्चियन थे और वो मुट्ठी भर क्रिश्चियन ने भारत में मिशनरी के पूरे प्रोपेगेंडा कर डाले। मामला क्या है? मामला कुछ ये नहीं है कि आप मेजॉरिटी में हैं कि आप माइनॉरिटी में हैं। मामला है कि सत्ता किसके साथ है। सत्ता माइनॉरिटी के साथ है कि सत्ता मेजॉरिटी के साथ है। सत्ता अगर माइनॉरिटी के साथ होती है तो सत्ता ये कहती है कि मेजॉरिटी भगवा आतंकवादी हैं, और सत्ता जब माइनॉरिटी के साथ होती है तो माइनॉरिटी के साथ सत्ता होते हुए ये कहती है कि माइनॉरिटी का प्रथम अधिकार है और जो मेजॉरिटी है इसको कोई अधिकार नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का मतलब ये है ही नहीं। मतलब है कि सत्ता किसके पास है, माइनॉरिटी के पास कि मेजॉरिटी के पास। सत्ता का सपोर्ट किसको है, मेजॉरिटी को है कि माइनॉरिटी को है। सत्ता का सपोर्ट अगर माइनॉरिटी को होता है तो अखिलेश की सरकार आपने देखी थी अराजकता का आलम। आपने वो मुजफ्फरनगर कांड भी देखा था, आप वो कानपुर के दंगे भी देख रहे थे, आप बरेली के दंगे देखते रहे। 1 साल तक बरेली बंद रहा। आप सोच सकते हैं कि सत्ता शांत हो जाए केवल, और माइनॉरिटी का पक्ष खुलकर ना ले, केवल माइनॉरिटी वादी हो जाए, या किसी एक पार्टिकुलर समुदाय के साथ खड़ी हो जाए और उसको ये डर हो जाए कि ये समुदाय अगर हमको वोट नहीं करेगा या इस समुदाय के विरुद्ध हम खड़े हुए या हमने निर्णय लिए तो हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो आप सोचते हैं कि वो माइनॉरिटी समुदाय या वो मुट्ठी भर लोग क्या नहीं आतंक कर सकते। इसलिए सदैव याद रखना चाहिए कि इस समय जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया उडुपी को लेकर, जो ओवैसी का स्टेटमेंट आया हाथी को लेकर, जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम क्या करेंगे, और जो लोगों ने स्टेटमेंट, बच्चों ने स्टेटमेंट, जिस जो अपने आप को तथाकथित माइनॉरिटी कहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू किया। सत्ता बदल रही है, आ रहे अखिलेश हैं, कुछ ही दिन शेष हैं, आ रहे अखिलेश हैं, फिर बताएंगे तुमको। किसको बताना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं पुलिस को। देखिए, न पुलिस, न प्रशासन, न मिलिट्री ये तभी तक उसके ही कंट्रोल में काम करती, उसके इशारे पर काम करती है जिसकी सत्ता होती है। नहीं तो पाकिस्तान बनने में बहुत देर नहीं लगती, अफगानिस्तान बनने में बहुत देर नहीं लगती। याद रखिएगा कि जो अमेरिका के जाते समय अफगानिस्तान में तालिबान सोच रहे थे, वही तालिबानी मानसिकता के लोग बिल्कुल भरे बैठे हैं और अपनी गन्स तैयार करे बैठे हैं कि सत्ता जाते ही, जैसे ही सत्ता जाएगी वैसे ही वो क्या करने वाले हैं और किस स्तर पर करने वाले हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये बातें ध्यान में नहीं हैं तो मुझे लगता है कि अफसोस हमारे देश को होना चाहिए। अफसोस की बात नहीं है, ये कायरता है। हम केवल एक वोट ही तो डाल सकते हैं, और वो वोट डालने के लिए क्या हम हैदराबाद में अगर रहते हैं, ओवैसी यहां वोट मांगने आ सकता है, तो क्या हम वोट डालने नहीं आ सकते? ओवैसी अगर हाथी को बड़ा करना चाहता है और हाथी से सेना को रौंदना चाहता है, तो क्या हम एक वोट नहीं डाल सकते? और वोट किसको डालना है? कैंडिडेट को वोट नहीं डालना। अगर चुनाव सेंट्रलाइज्ड होता, गवर्नर का सीधा चुनाव होता या मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव होता, तो किसको वोट देते हैं? मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव होता तो हम मुख्यमंत्री को वोट देने वाले थे। अब हम एक माध्यम है, कोई जो वोट मांगने आया है मुख्यमंत्री के लिए, वही हमारा कैंडिडेट है। तो उस कैंडिडेट को न देखकर ये देखना चाहिए सत्ता किसके हाथ में जा रही है और सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग लोग कैसे करने वाले हैं और कहां तक किस स्तर पर होता है। मुझे लगता है कि जो लंबे समय तक भारत के साथ होता रहा, 1000 वर्ष तक, वो फिर ना होने लगे, इसके लिए हम सबको, और वो बिल्कुल तय है कि सीएए में मौका मिला तो उन्होंने शक्ति दिखाई अपनी, उनको किसान आंदोलन में मौका मिला तो उन्होंने शक्ति दिखाई अपनी, उनको जैसे ही मौका मिलता है, ये हिजाब वाले विषय में कर्नाटक में मौका मिला है, पूरे देश में ये चालू हो गया है। आप सोचो कि अगर कर्नाटक में बीजेपी सरकार ना होती तो क्या होता। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी, आप विश्वास करिए कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगते ही लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ गई पूरे प्रदेश में। लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में चलने लगे,
नहीं तो यही सत्ता के हाथ में जिस समय पावर थी, चूंकि अभी चुनाव आयोग के हाथ में पावर है, सत्ता के हाथ में जब पावर थी तो इन लाउड स्पीकरों की आवाज थी तो, लेकिन कम थी। जब लाउड स्पीकर सिर्फ चुनाव आयोग के पास पावर जाते बढ़ सकते हैं और स्टेटमेंट आने शुरू हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर सत्ता बदल जाए, धोखे से भी बदल जाए, होना नहीं है ऐसा, लेकिन अगर धोखे से भी बदल जाए तो तालिबान की तरह, अफगानिस्तान की तरह हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता के लोग तैयार बैठे हैं। ये सोचना पड़ेगा। और सत्ता है तो सब ठीक हो सकता है। इसलिए याद रखिए कि सदैव परिवर्तन सत्ता के साथ होते हैं। परिवर्तन पेट्रोल, डीजल, सब्जी और आटे पर नहीं होते। परिवर्तन कैंडिडेट की शक्ल देखकर नहीं होते। परिवर्तन सत्ता देखकर होते हैं। और जब सत्ता खड़ी होती है, सत्ता किसी का पक्ष लेती है, तो कैंडिडेट कोई हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सत्ता जब विरोध करना शुरू करती है तो कैंडिडेट कितना ही आपका हो, वो आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको ये ध्यान रखना ही चाहिए।